उनको पता। ये कॉल ना कर ले नहीं तो सर को। नहीं सर, आ गए हैं सर, आ गए। नहीं जी, कोई लोड नहीं ख्याल कर। चलो जी, हुआ शुरू हो रहा है दोबारा से। एक कुछ 30 सेकंड है, बाकी ज्वाइन कर लें। ठीक है। 7 होने चाहिए पार्टिसिपेंट्स। क्वेश्चन स्क्रीन शेयर ये सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है सर, हो रही है सर। चलें जी, तो अगर आप का वैसे यार आप लोगों से तो शेयर होना चाहिए था ये। इमरान साहब, इमरान साहब, ये काइंडली जो स्लाइड्स थी मेरे वाली, ये तो ग्रुप में शेयर कर दें, ये थोड़ा देख लें, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा काइंडली। अच्छा, ये गवर्नमेंट एनालिस्ट का काम क्या होगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये कहाँ बैठता होगा, क्या करता होगा और इसका रोल क्या होगा, ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद इसकी बनाई गई रिपोर्ट के क्या असेंशियल्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, कौन से प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो करेगा, यही बेसिकली रूल्स हैं जो गवर्नमेंट एनालिस्ट के हवाले से, जो सेक्शन 35 में अपॉइंट CNSA के सेक्शन 35 में, वहां आपने अभी पढ़ा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फेडरल गवर्नमेंट ऑब्वियसली फेडरेशन में जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी बनाई जाएगी उसके लिए होगी, उसमें अपॉइंट करेगी, और जो प्रोविंशियल लेवल पे हैं उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। फेडरल लेवल पे हमारे पास NFSA है, नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और इससे पहले NIH थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो ये फराइज सर अंजाम दे रहे थे और उसमें ये गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट हुए थे। और पंजाब में KP में तो अभी एस्टेब्लिश हो रही थी, पता नहीं अभी वर्किंग पोजीशन में आई है कि नहीं, उससे पहले KP में नहीं थी, KP भी PFSA को ही यूटिलाइज कर रहा था। कराची में भी रिसेंटली बनी, कोई इतनी पुरानी कराची की भी नहीं। तो बहरहाल आप प्रोविंशियल अपनी उनकी हैं और वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब देखिए ना, हम जरा सादा करके चीज़ों को लेके चलते हैं। वाजे साहब ने आपके साथ बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और उसके हवाले से नार्कोटिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस, और फिर आगे उनके जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो स्केजुअल में बड़े मुश्किल मुश्किल से दिए हुए हैं।
तो वो याद हम साथ साथ ट्रायल जब फील्ड में करेंगे तो करते रहेंगे, लेकिन हमें फिलहाल समझने की ज़रूरत इतनी सी है कि जब आपने उसके अंदर नारकोटिक सब्सटेंस, देखिए ना, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या बल्कि उससे भी थोड़ा सा पहले है, अगर कंट्रोल सब्सटेंस जो बिल्कुल एक रॉ फॉर्म में है, तो इससे तो बहुत सारी चीजें बनती हैं। और ये अब तो देखिए ना, आपके पास आइस एक फॉर्म है, अब टैबलेट्स आ गई हैं, एक्सयूटीसी वो एक टैबलेट्स बड़ी खूबसूरत सी बनी होती हैं, वो फील्ड में आजकल फील्ड में है। बाकी बहुत सारी ऐसी हैं, हम ज्यादा नाम नहीं बताते, ये नोट कर लेगा अदनान, तो जाके कहीं ये पूछता ही नहीं फिरेगे। तो हाँ, मतलब बात ये है कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है एग्जैक्ट उस नार्कोटिक सब्सटेंस की which is prohibited, that the possession whereof or the taking whereof or the use whereof has been declared as an offense by the law. अब ऑब्वियसली उसको डिटेक्ट करने के लिए देर इज नीड टू बी सम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस, तो केमिकल टेस्ट करना होगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली वही बंदा चाहिए जो केमिस्ट्री में, मेडिसिन में या फार्मास्यूटिकल में कोई एक्सपर्ट होगा। तो दैट्स व्हाई क्वालिफिकेशन रूल्स 3 के अंदर गवर्नमेंट एनालिस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो डिफाइन की गई है कि वो कौन सा बंदा होगा। तो रूल 3 के मुताबिक द पर्सन हु इज क्वालिफाइड in the degree of pharmacy, pharmaceutical chemistries or medicine from a recognized university or from any other institute that is established for such specific purposes, और जिसका एक्सपीरियंस ड्रग्स डीलर, मतलब नॉट इन दैट सेंस कि वो ड्रग डीलर हो, मतलब ड्रग टेस्टिंग में एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उसको गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है। तो ये उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है एज पर दी रूल। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये सैंपल पहुंचेंगे कैसे, असल सैंपलिंग प्रोसेस कैसे होगा। सैंपलिंग प्रोसेस ट्रायल के दौरान अगेन मैं आज सस्पेंस छोड़ूंगा कि सैंपलिंग क्योंकि होनी है मौके पे, और दैट इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, वी विल डिस्कस इट टुमारो कि वो सैंपलिंग करनी कैसे है, उसकी मौके पे रिक्वायरमेंट क्या है सैंपलिंग करने की। कि अगर सैंपलिंग, क्योंकि सैंपलिंग प्रोसेस में अगर सैंपलिंग डिफेक्टिव है तो रिपोर्ट का जब बुनियाद ही कमजोर है तो आगे रिपोर्ट क्या होगी। तो सैंपलिंग पहले तो उसकी ऑथेंटिसिटी को सिक्योर करने के लिए कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है वी विल डिस्कस इट टुमारो, बट अदरवाइज जब सैंपल फॉर द टाइम बिंग बन जाएगा तो उसको डिस्पैच करना है टू द लेबोरेटरी। अच्छा, उसके लिए रूल 4 इन्हीं गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स का एक कुछ रिक्वायरमेंट्स देता है कि वो, अब इस रूल में भी एक दो कमियां हैं, और वो अगर हम सिर्फ इनको इन क्या कहते हैं, हम इसको सिर्फ अकेले इसको देखें तो शायद हमें कंप्लीट पिक्चर नजर नहीं आती जब तक हम चैप्टर हमने 25, 24 और 25 पुलिस रूल्स 1934 का ना पढ़ाओ तो फिर भी कंप्लीट पिक्चर वाजे नहीं होती, क्योंकि कुछ रूल्स वो हैं जो मौके से जो सैंपलिंग प्रोसेस हो जाना है वहां से लेकर लेबोरेटरी पहुंचने तक बनने हैं। ये रूल तो लेबोरेटरी के ऊपर एप्लीकेबल है ना, ये जो रूल्स गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं ये तो उन एनालिस्ट के लिए बने हुए हैं। तो वहां से मौके से लेकर जो यहाँ पहुंचाने का जो अमल है इसमें भी कुछ रूल्स हैं, जिनमें से वाजे साहब ने एक दो का जिक्र भी किया है, अभी मैं सुन रहा था, जिसमें उन्होंने एक आपके सामने इंग्लिश डॉकेट का वर्ड यूज किया, एक उन्होंने रोड सर्टिफिकेट का वर्ड यूज किया, एक दो और चीजें भी अभी हैं, वो हम ट्रायल प्रोसीजर में साथ मिला के पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये दो आपसे ऑलरेडी शेयर किए हैं तो ये इस प्रोसेस से साथ लिंक्ड है, तो मैं हल्का सा उनको ये बताता चलूं कि जब सैंपल बनते हैं तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, थाने में पहुंच जाते हैं, थाने माल खाने में रखे जाते हैं। माल खाने से निकलने के लिए चिड़ी कहते हैं ना कि पर भी मारे, और वो अगर वो थाने से बाहर उसका पर निकले तो उसके लिए एक रसीद चाहिए होती है कि थाने से जो चीज बाहर निकलेगी
वो किसी रसीद के तहत निकलेगी, और उस रसीद को कहते हैं रोड सर्टिफिकेट। ये रोड सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नंबर 21 होता है, और उसके अंदर ये रोड ही होती है, तो ये किस्म की रसीद है कि कोई चीज थाने से निकल रही है। तो वो रोड सर्टिफिकेट बेसिकली उसके ऊपर मेंशन करना होता है कि जी कौन सा पर्सन लेके जा रहा है, क्या चीज लेके जा रहा है, कितनी लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, किस वक्त लेके जा रहा है, तारीख, डेट, उस पर्सन का नाम, देने वाले का नाम, रिसीव करने वाले का नाम, सब्सटेंस है क्या उसका नाम, सीरियल, वो रजिस्टर है ना, तो रजिस्टर का सीरियल नंबर होता है उसका, उसको हम रोड सर्टिफिकेट नंबर कहते हैं। वो रोड सर्टिफिकेट वो हम कल प्रैक्टिकली आपसे शेयर भी करेंगे, उसकी उसकी अमली शक्ल क्या होती है, अगर आपने यकीनन देखी भी होगी, जो दोस्त मेरे कचहरी में जा रहे हैं, तो वो सारा चीज उसके अंदर हिस्सा होगी। तो ये रोड सर्टिफिकेट का होना क्यों जरूरी है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल, वो पुलिस रूल का हिस्सा है, लेकिन वो मैंडेटरी है। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स के अंदर कि जब फ्रॉम द स्पॉट फ्रॉम वेयर द सब्सटेंस वाज सीज्ड, it is required to be dispatched to the nearest laboratory which is available to that nearest place। तो नियरेस्ट हो ना हो, जहाँ पे होगी ज़ाहिर भेजेंगे तो वहीं पे। तो अब इस्लामाबाद में हैं हम तो एनएफएसए भेजते हैं, पंजाब वाले पीएफएसए भेजते हैं, कौन लेके जाएगा? ड्यूली रूल में लिखा हुआ है थ्रू अ स्पेशल मैसेंजर, स्पेशल मैसेंजर अथोराइज्ड फॉर दिस पर्पस, ये रूल में लिखा हुआ। अब पता कैसे चलेगा कि कौन है ड्यूली अथोराइज्ड मैसेंजर, या कौन है आपका वो स्पेशल मैसेंजर? ये कौन डिटरमिन करेगा? ये डिटरमिन करती है भेजने वाली एजेंसी। वो भेजने वाली एजेंसी कौन होगी? या तो एएनएफ है, अगर एएनएफ ने रिकवरी की है, एफआईआर उन्होंने दी है, और अगर पुलिस ने दी है तो फिर पुलिस होगी ना वो एजेंसी। तो पुलिस रूल्स के मुताबिक वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो कंपिटेंट ऑफिसर है ऑथोराइज करने का उस मैसेंजर को, मतलब जो ट्रांसपोर्टर है जो लेके जाता है। तो ये अभी जो वर्ड वाजिद साहब ने किया ना, इंग्लिश डॉकेट क्या चीज है? बेसिकली इंग्लिश डॉकेट वो डॉक्यूमेंट है थ्रू विच a special person या messenger is duly authorized by the SSP या SP to take such samples from police station to depart। तो जो वर्ड यूज हुआ है इस रूल 4 के अंदर, उसकी पहली क्लास की आखिर में, कि मैं एक बार ये पूरी क्लास पढ़ता हूं, आप भी सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर आपने मोबाइल से नहीं खोला हुआ तो। रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ सैंपल फ्रॉम, ये रीजनेबल क्वांटिटी बेसिकली हम इस पे कल थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे कि एक अमीर जेब केस इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ये जो रीजनेबल क्वांटिटी है इसको एक्सप्लेन किया गया कि ये इसका मतलब क्या है। ये प्रॉपर एक केस लॉ के अंदर आपकी नजरों से तो गुजरा होगा यकीनन, अमीर जेब केस। तो ये रीजनेबल क्वांटिटी सैंपल की कितनी होती है, किस तरह से बननी है, तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट our session। तो reasonable quantity of the sample from the narcotics, drugs, psychotropic substance or the controlled substance seized, जो मौके से होना है, shall be drawn on the spot of the recovery and dispatched to the officer in charge of the nearest federal, जो भी नार्को टेस्टिंग एजेंसी है, लेबोरेटरी है या प्रोविंशियल जो भी है, depending upon the availability for the test facility either by the insured post or through special messenger ड्यूली अथोराइज फॉर दिस पर्पस। तो ये स्पेशल मैसेंजर कैसे अपॉइंट हुआ है? उस इंग्लिश डॉकेट के जरिए, और वो इंग्लिश डॉकेट का यहाँ नहीं है, बेसिकली वो पुलिस रूल में लिखा है 25 चैप्टर 25। अच्छा, तो अब ये पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 4 पार्ट 2 में आप वकील जब हैं, आप एज कौंसल, आपके लिए जरूरी है, बात सीखने वाली है। कल अदनान साहब जब आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना सिखा रहे होंगे तो उसमें वो इसका हवाला यकीनन देंगे और ये सवाल बताएंगे कि कैसे आपने पूछना है, लेकिन थ्योरेटिकली मैं आपको ये बताता चलूं। रूल 4 क्लास 2 ये कहती है कि जब सीज हो गया कोई भी नार्कोटिक सब्सटेंस, रिकवरी हो गई उसकी, पुलिस ने उसको रिकवर कर लिया है, एज टेकन इनटू पोजीशन, तो उसको
अर्लीस्ट जल्दी से जल्दी लेबोरेटरी भिजवाना है उसके सैंपल को टेस्टिंग के लिए। लेकिन वो जो जल्दी से जल्दी है ना, वो 72 घंटे होनी चाहिए, उससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। It shall not be later than 72 hours. Such samples should be dispatched to the laboratory not later than 24 hours. जो मेरे दोस्त ऑनलाइन है उनके लिए मेरा कर्सर उनको अगर नजर आ रहा है तो मैंने कर्सर के साथ यस सर, आ रहा है। लफ्ज को उसके ऊपर रखा है। वो क्या किया है मैंने बोला, जरा ये दो वर्ड पढ़े जरा। सैंपल में सैंपल में be बस dispatched. में एनालिसिस सैंपल में ये पूरी क्लास के लिए ये जो लफ्ज में है ये पूरी क्लास को यही डील कर रहा है। तो मे का मतलब क्या होता है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ये मे से एक डायरेक्शन मिलती है, सकने की बात है, ठीक है। तो इसमें कोई आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं लगाई गई, डिक्टेशन दी गई है, डायरेक्शन दी गई है। सो दिस क्लास इज बेसिक दो के रूल ये रिक्वायर कर रहा है कि आप जल्दी से जल्दी भेजें और 72 घंटे से ज्यादा देर ना करें। बट ये वर्ड जो है, अभी मैं आपसे आखिरी दिन आपसे ये सारी जजमेंट्स हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बहुत सारी जजमेंट्स जो है वो शेयर की जाएंगी। अभी भी मैं आपसे कोई एक दो रेफरेंस दे दूंगा। और ये थ्रू आउट एक एस्टेब्लिश्ड व्यू है जब से रूल बने हैं कि दिस क्लास इज डायरेक्टरी इन नेचर, डायरेक्टरी इन नेचर। लेकिन बीइंग कौंसल आप यकीनन जब भी, और ये हमारी पुलिस का, अब हम प्रोसिक्यूटर हैं तो हमें पता है कि हमारी पुलिस 90% केसों में ये सैंपल 72 घंटे में नहीं भेजती, ये लेट जाते हैं, ठीक है। तो जो सीखने की बात है कि 72 घंटे, और ये जजमेंट्स के जरिए जो अभी कल के पोर्शन में आपको प्रॉपर इस पे मजीद क्लैरिटी आएगी। 72 घंटे का आप सवाल भी एक तो जरूर पूछते हैं आईओ से, रीजन कभी नहीं पूछती कि क्यों भेजे 72 घंटे से। फिर तो वो कह देगा कि मैं बीमार था, हाँ जी, थाने में बड़ी इमरजेंसी थी, मेरी स्पेशल ड्यूटी लगी हुई थी। तो जो रीजन आ गई तो फिर तो बात आपके खिलाफ चलेगी ना, फिर तो उसने एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर आपने जो बेनिफिट लेना था, आप सवाल क्या पूछते हैं उससे, आप ये कहते हैं कि ये रिकॉर्ड देखो, क्या तुम्हारी तफ्तीश के मुताबिक या रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुरुस्त है ना कि आपने सैंपल 72 घंटे के अंदर नहीं भेजे। तो वो इससे इनकार तो नहीं कर सकता, वो कहता है जी बिल्कुल पे बात ठीक है। तो आप उसको ये लिखवाएंगे कि इट इज करेक्ट दैट द सैंपल पार्सल्स वर सेंट आफ्टर 72 आवर्स या विद द डिले ऑफ 4 डेज 5 डेज 10 डेज व्हाटएवर। तो जब आपका ये एक पॉइंट आपने अपने रिकॉर्ड पे अपनी फेवर में लेके आए, और जब आप फाइनल आर्गुमेंटेशन कर रहे होंगे तो उस टाइम आप इसी पॉइंट को एजिटेट करते हैं कि सर 72 घंटे, और इसके साथ आप सजेस्ट करते हैं फिर कि सैंपल 72 घंटे के बाद इस वजह से भिजवाए गए हैं कि इनके साथ टेम्परिंग हुई है, ये इनको मिनवर करने के लिए टाइम जो है वो कंज्यूम किया गया जो 72 घंटे से ज्यादा है, हालांकि रूल तो रिक्वायर कर रहे थे, ठीक है जी। तो नॉट विद गोइंग इनटू द डेप्थ, जो हमें इस पे जो कल इस पे डिस्कशन यकीनन होनी है। तो बट ये रूल यूज जरूर करते हैं आप, इस रूल की रिक्वायरमेंट को जरूर एजिटेट करते हैं 72 घंटे की, लेकिन दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव और द ओनली या द सोल ग्राउंड ऑन व्हिच योर केस विल कोलैप्स if you are on the prosecution side. Why? Because this rule is डायरेक्टरी इन नेचर। कभी कभी अक्सर वकीलों से हमारी मतलब ऐਵੇਂ वकील लड़ने आ जाते हैं हमसे, वो जी मतलब वो इस बात पे उनको होता है कि ये पढ़ तो लिया उन्होंने, लेकिन ये अगली बात नहीं समझी कि ये रूल की असल नोयत क्या है, इस पे डट जाते हैं और मतलब लड़ने को आ जाते हैं कि जी जी बंदा बरी होना चाहिए। जब कानून कह रहा है तो 72 घंटे के अंदर तो होने चाहिए थे, नहीं हुए तो फिर तो बंदा बरी होना चाहिए। लेकिन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर अगर ये होती कि इसको करना होता कि जी लाजमी भेजने, तो फिर तो 72 फिर वर्ड ही शैल यूज कर देते, एक डायरेक्शन जारी की कि प्रेफरेबली इतने टाइम के अंदर भेजें। सो दैट्स व्हाई रूल 4 इज इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर फिलहाल मैं आपको
थोड़ा सा ये बताता चलूं, अगर आपके हाथ में पेन है और साथ आपने पेंसिल भी पकड़ी हुई है तो इसके ऊपर आप ये लिख लें, बल्कि एंड पे मैं आपको लिखवा देता हूँ। उसके बाद अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल 5 और 6 इन जक्स्टा पोजिशन वो देखेंगे। अच्छा, जब आप वकील होंगे ना, वकालत कर रहे होंगे, हमेशा आपने ध्यान के साथ जो सैंपल केस प्रॉपर्टी आपके सामने आएगी उसको जरूर देखना है, जरूर चेक करना है, उसकी सील को जरूर चेक करना है। उस जो पार्सल को बंद किया गया होता है ना, सील लगाई जाती है। अब वो सील किस तरह लगाई जाती है, वो मोम की होती है, उसके ऊपर वर्ड क्या होना चाहिए, वो सील किसके नाम की होनी चाहिए, पुलिस रूल में लिखा हुआ है कि वो रिस्पॉन्सिबल पुलिस अफसर, प्रेफरेबली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो रिकवरी कर रहा है वो उसके नाम की होनी चाहिए। बट इफ दैट द सील ऑफ दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल विद हिम, तो एटलीस्ट किसी रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर की होनी चाहिए, जो इंडिकेट, जो रिफ्लेक्ट कर रही हो उस बंदे को कि। और अभी आपने पढ़ा होगा कि वो सीजर के वाले से कि वो सब इंस्पेक्टर का रैंक का एटलीस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, तो वो उसके नाम को रिफ्लेक्ट कर रही है जो कि कोई सब इंस्पेक्टर हो, तो वो सील को जरूर देखना है, और वो दैट सील मस्ट बी इंटैक्ट, दैट सील मस्ट बी इंटैक्ट। अच्छा, अब वो जो सैंपल थाने से निकले, डिस्पैच हुए, एक ऑथोराइज्ड पुलिस ऑफिसर लेके निकला और उसने लेबोरेटरी में पहुंचा दी। अब लेबोरेटरी में रूल 5 में उसकी रिसीविंग होती है, रिसीव होने के बाद रूल 5 में थोड़ा सा उनकी इंटरनल मैनेजमेंट के हवाले से है कि उसने जब वहाँ रिसीव हो जाते हैं, उसने लेबोरेटरी का जो कंसर्न ऑफिसर होगा उसने बड़ा केयरफुली उस इन्वेलप को खोलना है, उसका अलग से एक रजिस्टर्ड नंबर वहां पे भी बना होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सैंपल देखेंगे, जब लेबोरेटरी से वापस आए होते हैं ना, उसके ऊपर एक लेबोरेटरी का अलग से डायरी नंबर लिखा होता है, एक नंबर लिखा होता है, जो वो रजिस्टर्ड नंबर जिसके जरिए वो वहां पे उसको डील किया जाता है, रिसीव किया जाता है, तो वो रजिस्टर्ड नंबर उसके ऊपर लगाते हैं। अगर वो नहीं है तो अगेन इट्स अ पॉइंट इन योर फेवर। इसका मतलब अगर वो नंबर नहीं है तो मीनिंग देयर बैक इट वाज नॉट रिसीव इन द लेबोरेटरी, तो फिर तो पार्सल चेंज किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है। यही आप डिफेंस पर आप सजेस्ट करते हैं, यही डिफेंस आईओ को क्रॉस करेंगे जब, तो आप उसको उसको दिखाते हैं कि तुमने जो पार्सल भेजा था वो पार्सल जो उसके ऊपर उसने सील लगाई थी वो करके उसको फिर उसको आप उसको दिखाते हैं कि ये वो पार्सल है, वो कहेगा कि जी ये मेरा, ऑब्वियसली पुलिस वाले ना भी हो तो मुझे ही कहते हैं कि ये वही पार्सल है। तो जब आप उसको दिखाएंगे और फिर उसके जब फिर उसको आप उसको कन्फ्रंट करवाते हैं कि आप देख लो कि उसके ऊपर कोई लेबोरेटरी का नंबर नहीं लिखा हुआ, कहेगा कि नहीं लिखा हुआ, जाहिर है। आप यही बात रिगार्ड पे ले आते हैं और फिर सजेस्ट करते हैं, सजेशन फॉर्म में अपना डिफेंस सजेस्ट करते हैं कि ये पार्सल इसके ऊपर नंबर इस वजह से लेबोरेटरी का नहीं है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट किया गया, वो पार्सल है ही नहीं। और मेरा ख्याल है कि अगर यही एक बात आप रिकॉर्ड पे लेके आ जाएं और अगर जेन्युइनली हो भी, इसका चांस कम होता है, कम होता है, ये 5-10% चांस ऐसा होता है कि वो भूल जाएं कभी ऐसा नंबर लिखना, लेकिन अदरवाइज लेबोरेटरी वाले लिखते हैं। तो यही पॉइंट काफी होता है आपकी एक्विटल के लिए। एनीहो, तो वो एक डिस्टिंक्ट लेबोरेटरी का नंबर हर पार्सल को रिसीविंग के बाद एलोकेट करते हैं। और उसके बाद पीएफएसए का वक्त मिले, मैं आखिरी सेशन में जरूर और आज के सेशन में सिर्फ 1-2 मिनट दूंगा क्योंकि वो सवाल वहां से निकला था, तो एक सेक्शन आपको बताऊंगा। छोटा सा एक्ट है, बिल्कुल छोटा सा। एक तो पीएफएसए एक्ट 2007 का है, वो आप कोशिश कीजिएगा एक नजर उसको आज ही अगर पढ़ लें तो वैसे भी कल परसों के लिए हमारे साथ आपको वैसे भी इजी मॉल लगेगा। और पीएफएसए के अंदर एक प्रॉपर विंग है जो सिर्फ और सिर्फ नारकोटिक्स को डील करती है, जो सिर्फ इसी को डील करती है। और अगर आप देखेंगे तो उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो जो उनकी टीम स्पेसिफिकली डील करती है उनका प्रोसीजर क्या है, वो किस तरह रिसीव करते हैं, उसमें कौन कौन से बंदे होते हैं, उनकी सैंपलिंग का प्रोसेस क्या है, सेग्रीगेशन का प्रोसेस क्या है,
तो वो पीएफएसए की वेबसाइट की अगर थोड़ा विजिट करेंगे तो उसके ऊपर ये चीजें आपको बड़ी मजे की मिलेंगी। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ सिर्फ रूल्स में तो उस हद तक इंडिकेशन है कि वो आगे उनको फर्दर रजिस्टर्ड मेंटेन करते हैं, उनके नंबर एलोकेशन हो गई ईयर वाइज, वो उसकी एक सीरियल नंबर जब उसके ऊपर आ गया तो फिर उसके बाद इसका जो रूल 5 में भी क्लास 3 जो है दैट इज बिट इम्पोर्टेंट। और क्लास 3 अगर आपके सामने है तो ये जरा एक बार रीड करते हैं और इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। ऑल सैंपल्स शैल बी पास टू द एनालिस्ट द सेम डे हु शैल, सेम डे का मतलब है जब जिसने रिसीव हुए उसी दिन। जाहिर है रिसीविंग पे तो यार कोई मतलब कोई आम ऑफिशियल बैठा होगा ना, वो एनालिस्ट खुद तो नहीं बैठा होगा, तो वो रिसीव करके सेम डे उसको पास करेगा। हु विल देन कीप द सेम इन हिज सेफ कस्टडी एंड विल एग्जामिन एंड रिकॉर्ड इट्स और देयर वेट इन द टेस्ट मेमोरेंडम। He shall compare the marking on the test, marking on the test memorandum with the marking on the packages envelope and will ensure that the test or the relevant sample and in no case, ये जो वर्डिंग है ना ये थोड़ा आपने इसको जरा दोबारा मैं emphasize कर रहा हूँ। He will compare the marking on the test memorandum with the marking on the packages envelope and will, यहाँ से and will ensure that he test the relevant sample and in no case the analysis of narcotic drugs be delayed as the court may refuse। अच्छा, यहाँ पे एक उसकी प्राइम ड्यूटी ये है, उसने ये इंश्योर करना है कि जो लेबोरेटरी में पार्सल रिसीव हुआ है, जो पैकेज रिसीव हुआ है, जो इन्वेलप रिसीव हुआ है सील फॉर्म में, वो बिल्कुल बनोबन वही है जो सेंडिंग एजेंसी ने भेजा है। अब उसके लिए वो कहां से ये चीजें इसको कंपेयर करेगा, कहां से ये चीजें देखेगा? मैं अगेन आपको आपकी तवज्जो दिलाऊंगा उसी इंग्लिश डॉकेट की तरफ और रोड सर्टिफिकेट की तरफ। रूल 4 के अंदर एक फॉर्म 1 का जिक्र किया गया है। वो फॉर्म 1 इन रूल्स के आखिर में अटैच किया गया एक अमली शक्ल में कि ये इस तरह का फॉर्म होना चाहिए। अब वो जो इंग्लिश डॉकेट है बेसिकली वो उसी फॉर्म की रिफ्लेक्शन है कि उसके फॉर्म के अंदर लिखा हो कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कि उसके अंदर एफआईआर का नंबर लिखा होना चाहिए, उसके अंदर उसका वेट लिखा होना चाहिए, मुकदमा नंबर लिखा होना चाहिए, भेजने वाले का नाम लिखा होना चाहिए, इश्यूएंस अथॉरिटी जो कि एसएसपी जो भी होगा वो उसका जिक्र होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए रिकवरी की। ये पर्टिकुलर उस फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। तो वो कंपैरिजन करेगा एनालिस्ट कि ये सैंपल जिसका मैं टेस्ट करने जा रहा हूं दैट इज द सेम सैंपल व्हिच वाज सेंट बाय द सेंडिंग एजेंसी। ये तो नहीं है कि मैं टेस्ट किसी और का कर रहा हूं और सैंपल कोई और भेजा गया था। तो वो यहाँ पे ये इंश्योर करेगा ताकि, क्योंकि रिपोर्ट उसने उसी की बेस पे जनरेट करनी है ना, और उस रिपोर्ट की बेस पे किसी को अब सदाए मौत खैर नहीं होती, लेकिन सदाए मौत क्यों नहीं होती वो खैर अलग डिबेट है, लेकिन किसी को सदाए मौत हो सकती भी तो है ना 9 से, ठीक है ना। तो इस वजह से ये इसकी वेरासिटी इंश्योर करने के लिए he has to compare all the particulars। अब ये टेस्ट जो करना है, ये अभी जो हम बात, अब इसके अगले जरा सेक्शन पे जाते हैं, रूल 6 पे जाते हैं। रूल 6 अगेन 4 के बाद 5 को तो हम 6 के साथ मिला के पढ़ते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव। अब टेस्ट कंप्लीट हो गया। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद फुल मैंने रेड किया, अगर आपको स्क्रीन मैंने जो शेयर की हुई आपको नजर आ रहा होगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट has to apply a full protocol of the test, and after application of the full protocol test it has to sign the report, और वो रिपोर्ट को रिप्लिकेट में 4 उसके परत बनते हैं। यहां मैंने वर्ड रेड किया है शेल का, प्रोटोकॉल और शेल का वर्डिंग में डिफरेंस देखें। रूल 4 में वर्डिंग में थी, यहां वर्डिंग शेल की है। यही वो वर्ड है जो 2019 से पहले शायद किसी की नजर में उस तरह नहीं आया, जो 2019 में इमाम बख्श मशहूर एक केस था, और भी बहुत सारे हैं वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे, कि जिसमें प्रोटोकॉल
को लाजमी करार दिया गया और इसी वर्ड की बेस पे किया गया कि अगर रिपोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल नहीं लगा हुआ तो वो रिपोर्ट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज बेसिकली द टेस्टिंग स्कीम। इसके टेक्निकली अभी हम थोड़ा देखते हैं आगे जाके कि वो एक कलर स्कीम के हवाले से होता है कि वो उसको, ये भी पीएफएससी की वेबसाइट पे भी वैसे पड़ा हुआ है कि वो कौन कौन से उसके लिए टेस्ट वो यूज करते हैं। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, प्रैक्टिकली फॉर्मेट देखेंगे और उसके अंदर ये चीजें मेंशन भी होंगी। तो दिस रूल इज अगेन इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि अब 99.9% 2019 के बाद जो भी रिपोर्ट आ रही है उनके ऊपर प्रोटोकॉल लगा होता है। लेकिन बीइंग अ कौंसल एंड बीइंग अ विजिलेंट कौंसल, यू हैव टू रीड, यू हैव टू लुक एट द रिपोर्ट और उसके ऊपर टेस्ट जरूर देखें। ठीक है, अगर कहीं मिस हो जाए ये टेस्ट तो सोल ग्राउंड काफी है आपकी अकुटल के लिए। अब मैंने ये कुछ आपका उसमें अगर स्लाइड आपके पास है तो ये स्लाइड नंबर 6 में एक फैसल देखना, ये वाजिद साहब मौजूद है? चले गए? चले गए। अच्छा, बिल्कुल रिसेंट बहुत सारे केस लाज हैं, फिर हम आपको वो सारी लिस्ट एक प्रोवाइड भी कर देंगे। मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपकी तवज्जो के लिए इसमें ये लिखा है, एक लाहौर हाई कोर्ट का 2022 का है, पीसीआर एलजे 92 रिसेंट जजमेंट थी। इसी पे क्या इसकी स्टैट्यूटरी सिग्निफिकेंस होगी अगर टेस्ट अप्लाइड होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इसी जजमेंट में ये हेल्ड हुआ कि इट वाज नॉट सेफ टू रिलाई अपॉन दैट रिपोर्ट, इट इज नॉट सेफ टू रिलाई अपॉन दैट रिपोर्ट। कब? जब when underlying statutory significance of the report, therefore detail of the test and analysis in the shape of the protocol has been applied for the test were necessary to safeguard the rights of the parties, or if that test is not applied to then report of the forensic science agency is not worthy of reliance, or that is enough to thrash out the case of the prosecution as just थ्रैश द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑन दिस होल ग्राउंड। अच्छा, एक और ये पेशावर हाई कोर्ट का 2019 की ही एक और जजमेंट का मैंने थोड़ा सा हवाला दिया उसमें कि इस रिपोर्ट के अंदर 3 चीज़ों किन को आपने लाजमी तौर पे देखना है जो उन्होंने बताई इसमें, कि एक तो ये है कि टेस्ट होगा एंड एनालिसिस ऑफ द एलिज्ड ड्रग, वो टेस्ट होगा, फिर उस टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे। पहले टेस्ट देखें, टेस्ट जो अप्लाई किया गया है, जो भी उसने केमिकल, जिस तरह जो कौन से रिजेंट्स अप्लाई किए, reagents means which are the chemical used for the chemical analysis of the something, वो कौन कौन से उसने यूज किए वो जरूर देखें, और फिर उसका रिजल्ट क्या आया, और रिजल्ट आने के बाद उसने उसके ऊपर प्रोटोकॉल कौन कौन से मेंशन किए टू चेक द ऑथेंटिसिटी, और इन द एब्सेंस ऑफ दीज मैंडेटरी एलिमेंट्स obviously it will frustrate the authenticity of the report, or it will diminish the reliability एंड एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट। और एक रिपोर्ट एंड पे जरा भी देखते हैं इसके प्रैक्टिकल ये कहाँ कैसे ये प्रोटोकॉल लिखता है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा आखिर पे जाएं तो मैंने एक रिपोर्ट की तस्वीर आपके साथ शेयर की है। ये जो लिखा हुआ है ना कि ये आप पॉइंट नंबर डायरेक्ट 4 पे देखें जरा, पॉइंट टू के अंदर एक वर्ड थोड़ा जो बोल्ड नजर आ रहा होगा कि कंडीशन ऑफ द सील ऑन द पैकेट। कंडीशन सील सेटिस्फैक्ट्री है, नॉन सेटिस्फैक्ट्री है, कैसी है? मतलब ये जिस फॉर्म में अगर वो सील टूटी हुई है तो वो यहाँ पे लिख देगा कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। सिर्फ यही पॉइंट 2 देखते हुए ही आपका डिफेंस जो है यहीं से जनरेट होता है कि जी रिपोर्ट को जब आप देख रहे हैं तो जब सील ही नॉट सेटिस्फैक्ट्री है तो इसका मतलब है कि जो बंदा रास्ते में ले जाने वाला है उसने उसके साथ टेम्परिंग की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फिर सेफ ट्रांसमिशन दैट इज द वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन सच लाइक नार्कोटिक्स केसेस, जब उस पर अगर कन्विक्शन सीक कर रहे हैं आप
तो फिर तो वो सेफ ट्रांसमिशन है ही नहीं, टूट गई, सील ही नहीं है सेटिस्फैक्ट्री उसके ऊपर लगी। तो जो मैंने शुरू से कहा कि सील जरूर चेक किया करें, तो वो यहाँ पे भी मेंशन होगी कि वो अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अगर टूटी हुई सील के साथ वहां पहुंचा तो इसका मतलब रस्ते वाले बंदे ने कहीं तो उसको तोड़ा है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे ये जो डिटेल पॉइंट नंबर 4 में आपको सारी नजर आ रही है, ये डिटेल्स रिक्वायरमेंट हैं आपके रूल 6 में। एक फॉर्म 2 का हवाला दिया गया है और वो फॉर्म 2 इन्हीं गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स के एंड पे इनेक्स हुआ है। उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि ये सारी पर्टिकुलर मेंशन होने चाहिए कि जिसमें वो सैंपल, वो शुरू में देखे ना सैंपल नंबर लिखा हुआ है, ये सैंपल नंबर किस रूल के तहत लिखा, अभी हमने पढ़ा रूल 5, उसमें पढ़ा ना कि वो उसको एक प्रॉपर नंबर एलोकेट होता है, ये वो नंबर लिखा हुआ है जो रूल 5 की रिक्वायरमेंट है। आगे देखें तो वो ग्रास नेट वेट है, नेट वेट है, उसके ऊपर FIR डेट, मुलजिम का नाम क्या है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन से उसका कलर कैसा था, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड चीज है, किस चीज के इन्वेलप, किस इन्वेलप में है, वो कपड़े में है, खाकी किसी लिफाफे के अंदर बांधे, तो इसमें ये लिखा हुआ फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर आप सारी चीजें आगे देखें। अच्छा, अब इसने इसके नीचे लिखा है अ प्रोटोकॉल फॉलोड। ये देखिए, अब इसने लिखा है कि मैंने जी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं जो कि UNODC के बिल्कुल गाइडलाइंस के मुताबिक हैं, और इनिशियल एग्जामिनेशन से जो कंक्लूजन ड्रा कर रहा है वो कह रहा है कि ये चर्स है। अच्छा, अब पेज 2 इसका देखते हैं रिपोर्ट का, जिसके ऊपर आप जो अभी हम रूल 6 पे इतना एम्फेसिस कर रहे थे, वो चीज पेज 2 पे नजर आएगी आपको। अब इसके अंदर आपको सेकंड लाइन के अंदर देखें, लिखा हुआ है फास्ट ब्लू बी साल्ट टेस्ट। ये बेसिकली एक कलर टेस्ट है, कुछ केमिकल्स के जरिए कुछ रेजेंट्स को मिलाया जाता है और उसके बाद उस सब्सटेंस का कलर बदलता है, जहां से पता चलता है उस कलर के चेंज होने से कि इसके अंदर कौन सी चीज कितनी मिकदार में है। अच्छा, ये जनाब उसने अब प्रोटोकॉल लिखा है इसके अंदर जो उसने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर रिपोर्ट के अंदर ये प्रोटोकॉल जो कि मैंडेटरी था, भी हमने रूल 6 में पढ़ा कि फुल प्रोटोकॉल लगाएगा, शेल का वर्ड यूज हुआ था, और अगर और फिर साइन करेगा उस रिपोर्ट पे, अगर ये प्रोटोकॉल मिसिंग है आपकी रिपोर्ट में तो रूल 6 मैंडेटरी रूल की वायलेशन है, इट्स इनफ फॉर द कोलैप्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस। और अब दोनों एक उसने रिजल्ट आपने फर्स्ट पेज पे भी एंड पे देखा था, मैं दोबारा अगर आपको ये दोबारा ले चलता हूँ, कंक्लूजन आखिर में पढ़ा है आपने फर्स्ट पेज के बिल्कुल एंड पे कंक्लूजन पढ़ा है। कंक्लूजन में जैसे इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि द सबमिटेड सैंपल्स आर आइडेंटिफाइड टू कंटेन चर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड। अभी ये है उसकी इनिशियल एग्जामिनेशन, इनिशियल टेस्ट है, और उसकी बेस पे कंक्लूजन ड्रा कर रहा है। लेकिन अब पार्ट 2 पेज 2 पे देखें, पार्ट 2 में उसने वो फुल प्रोटोकॉल लगा के टेस्ट कर रहा है, प्रोटोकॉल के बाद अगेन एंड पे लिख रहा है रिजल्ट, चेक करें जरा। असल में ये है रिजल्ट जिसको एविडेंस की वैल्यू है, पहले वाले को अब नहीं है।